इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 291। वांग लॉन्ग और अन्य मास्टर शेफ ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में हैरानी के भाव देखे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह का स्वाद नमक या किसी अन्य मसाले से उत्पन्न नहीं हुआ था। वास्तव में उन्हें यकीन था कि पकवान की तैयारी के दौरान नमक या मसालों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। फिर भी पकवान की सुगंध रहस्यमय रूप से सुखद थी। उस पल सभी 4 मास्टर शेफ के मन में बिल्कुल यही विचार आया। बेहतरीन सामग्री। ये भी बहुत संभावना थी कि पकवान में किसी अज्ञात मसाले का इस्तेमाल किया गया हो। उन्हें शायद ही पता था कि सुगंध सिर्फ सामग्री से आ रही थी। अब मुझे विश्वास है कि सभी मास्टर शेफ ने चखना समाप्त कर लिया है। अभी भी 5 सर्विंग अबालोन और थोड़ा सा फ्राइड राइस बचा है। और कौन आजमाना चाहता है? लियू किंगफेंग ने कहा। लियू किंगफेंग का सवाल सुनकर लुओ शेंग ने अपनी अप्रिय उपस्थिति जाहिर करने का फैसला किया। चलो इसे आजमाते हैं, लुओ शेंग ने कहा। मुझे लगता है कि हमारे पेशेवर रवैये को देखते हुए हम ऐसे इनपुट दे पाएंगे जो बिल्कुल सही होंगे। आप लोग, लियू किंगफेंग ने लुओ शेंग और दूसरे जजों की तरफ देखते हुए कहा। फ्राइड राइस को पहले बिल्कुल भी छुआ नहीं गया था। जाहिर है इस टेबल पर बैठे किसी ने भी फ्राइड राइस को चखने की जहमत नहीं उठाई थी। बेशक उनमें से ज्यादातर ने इसे सुअर का चारा समझा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रणविजय का उनसे कोई संबंध था, क्योंकि फ्राइड राइस का स्वाद ही लियू किंगफेंग की सांसें रोकने के लिए काफी था। ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन को सुअर का चारा कैसे कहा जा सकता है? ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसके अलावा काजल के अभी अभी के शब्दों ने लियू किंगफेंग को पूरी तरह से समझने में सक्षम बनाया था कि यहाँ वास्तव में क्या चल रहा था। तो अब लियू किंगफेंग ने लुओ शेंग के सुझाव पर केवल हंसी मजाक किया और लुओ शेंग को बेरहमी से शर्मिंदा किया। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, लियू किंगफेंग ने कहा। तुम लोगों को इसका स्वाद चखना बस बर्बादी होगी। उस एक बयान ने लुओ शेंग को टमाटर की तरह लाल कर दिया। इसने वांग लॉन्ग के चेहरे पर गुस्से की झलक को और भी गहरा कर दिया था। तुम में अभी भी ऐसे समय में बोलने की हिम्मत है? वांग लॉन्ग ने सोचा। क्या तुमने यह नहीं देखा कि राष्ट्रपति नियू और दूसरे लोग भी अपना मुंह बंद रखे हुए थे? अगर संभव हो तो वांग लॉन्ग वाकई लुओ शेंग को अपनी बात बताना चाहता था। फिर से लियू किंगफेंग ने अब लुओ शेंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, तो चलो एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हैं, है न? सब लोग आएं। अगर आप यहाँ सिर्फ दर्शकों के तौर पर आए हैं तो कृपया अपना हाथ उठाएं। मैं आप में से कुछ लोगों को चुनकर खाने का नमूना लूंगा। सरसराहट की एक श्रृंखला सुनाई दी। अनन्या के इर्द गिर्द खड़े लोगों के अलावा लगभग सभी ने अपना हाथ उठाया था। मीडिया के कुछ सदस्य भी थे जो इस मजाक में शामिल हो गए। आप में से कितने लोग? लियू किंगफेंग ने थोड़ी देर के लिए अपने हाथों की हरकतें रोक दीं। फिर उसने कहा, अगर आप प्रतियोगियों या प्रेस के सदस्यों के रिश्तेदार या दोस्त हैं तो कृपया अपने हाथ नीचे करें। मुझे सिर्फ पर्यटक चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले आधे से ज्यादा लोगों ने अपने हाथ नीचे कर लिए थे। ठीक है, तो लियू किंगफेंग ने कहा, अब मैं अपना चयन शुरू करूंगा। पीछे सफेद ब्लाउज में लड़की। हाँ, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और चलो देखते हैं, लियू किंगफेंग ने थोड़ा रुक कर कहा। बाईं ओर छोटी आस्तीन वाली नीली शर्ट वाला मोटा लड़का और पीछे वाला चश्मा पहने लड़का। लियू किंगफेंग ने भीड़ में से एक बार में 5 लोगों को चुना। उनमें से 3 महिलाएं थीं जबकि अन्य 2 पुरुष थे। वे सभी 20 के दशक की शुरुआत में थे। भीड़ में से चुने जाने पर वे थोड़ा नर्वस और उत्साहित महसूस कर रहे थे। वे मंच पर चले गए और जिस क्रम में उन्हें बुलाया गया था उसी क्रम में लाइन में खड़े हो गए। अब चखना शुरू करो। एक बार में तुम में से एक, सफेद ब्लाउज वाली महिला से लियू किंगफेंग ने कहा। छोटी लड़की, तुम पहले जाओ। लियू किंगफेंग की बातें सुनकर रेस्टोरेंट मैनेजर ने जल्दी से महिला के लिए कटलरी का एक नया सेट तैयार किया। उसने और कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो उसे लगा कि उसकी मौजूदगी अभी पूरी तरह से बेमानी थी। लियू किंगफेंग ने पूरे आयोजन को ऐसे नियंत्रित कर लिया था जैसे कोई सेनापति सेना की कमान संभाल रहा हो। तो मैं अभी शुरू करूं? सफेद ब्लाउज वाली महिला थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाए और उसके साथ उसने अबालोन का एक टुकड़ा उठाया। जब खाना उसके मुंह में गया तो उसे लगा कि इसका स्वाद अच्छा और ताज़ा है। उसने इसका भरपूर आनंद लिया। उसके बाद उसने अपनी चॉपस्टिक को तले हुए चावल की ओर बढ़ाया जिसका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था। तभी वांग लॉन्ग बोल पड़ा। युवती, वांग लॉन्ग ने कहा, सबसे अच्छा होगा कि आप पहले पानी का एक घूंट लें। इससे पिछली डिश का स्वाद चला जाएगा और आपको तले हुए चावल का स्वाद लेने के लिए साफ चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ओह हाँ, ये सही है। महिला शर्मा गई और उसने मैनेजर द्वारा दी गई मिनरल वाटर की बोतल और चॉपस्टिक्स जल्दी से ले ली। उसने पानी का एक घूंट लिया और तले हुए चावल का एक कौर चखा। सबसे पहले उसे लगा कि यह फीका और बेस्वाद है। क्या पकवान में बिल्कुल भी नमक नहीं था? उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो तीखे स्वाद वाला खाना पसंद करता है, यह अब तक का अच्छा अनुभव नहीं था। लेकिन जब उसने दूसरी और तीसरी बार चबाया तो उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। चावल और अंडे की सुगंध की लहरें उसके अंदर 3000 मीटर के झरने से आने वाली बाढ़ की तरह टकराईं। जैसे जैसे वह चबाती गई, सुगंध और भी तेज होती गई।
जल्द ही वह स्वाद से खुद को नशे में पाती गई। वह खुद को इसके आदी होने से नहीं रोक सकी। उसने अनजाने में अपना पहला कॉर्न निगल लिया था और अनजाने में अपनी चॉपस्टिक को आगे बढ़ा दिया था ताकि दूसरी बार खाने की उम्मीद कर सके। तभी वांग लॉन्ग ने एक बार फिर अपना गला साफ किया। युवती, वांग लॉन्ग ने कहा, अब ज्यादा फ्राइड राइस नहीं बचा है। इसके अलावा यह एक इस्तेमाल की हुई चॉपस्टिक है। ओह प्रिय, मुझे बहुत खेद है। मैं खुद को रोक नहीं पाई, महिला ने शर्मिंदगी से कहा। हा, सब ठीक है, लियू किंगफेंग ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। अब चलो तुम्हारी टिप्पणियां सुनते हैं। ठीक है मम्मा, ठीक है, महिला ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक तकनीकी कंपनी में एक छोटी सी कर्मचारी हूँ, इसलिए ऐसा अक्सर नहीं होता कि मुझे मशहूर शेफ द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चखने को मिले। दोनों व्यंजनों की सुंदरता और प्रस्तुति के मामले में मैं कहूंगी कि अबालोन थोड़ा बेहतर था। स्वाद के मामले में मैं कोई पेशेवर नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं इस पर सबसे अच्छा जज नहीं हूँ, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से फ्राइड राइस का स्वाद ज्यादा पसंद है। मेरा मतलब है, ये बहुत स्वादिष्ट है। सच में, इसका स्वाद बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। ये वास्तव में मेरे जीवन में पहली बार है कि मैंने इतनी अद्भुत सुगंध के साथ फ्राइड राइस का स्वाद चखा है। ठीक कहा, लियू किंगफेंग ने हंसने से पहले कहा। फिर उसने अपनी हथेली को हल्के से हिलाया और कहा, छोटा लिंग। छोटा लिंग, जो पूरे समय लियू किंगफेंग के पीछे खड़ा था, अब आगे बढ़ा और एक बैग से एकदम नए नोटों की एक गड्डी निकाली। जियाओ लिंग ने महिला को हल्की मुस्कान दी और कहा, आपकी भागीदारी और आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद। लिटिल लिंग ने महिला को बैंक नोट थमा दिए। लेकिन यह, महिला स्तब्ध रह गई। एक पल के लिए वह हल्के भ्रम और घबराहट में वहीं खड़ी रही। उसे नहीं पता था कि अपने हाथों से क्या करना है। यह आपके प्रयास और भागीदारी के लिए आपको पुरस्कृत करने के लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें, लिटिल लिंग ने कहा और महिला के हाथ में बैंक नोट रख दिए। महिला ने बैंक नोट थामे, अभी भी अपनी बुद्धि के अंत में। मैं आपको बिना किसी कारण के मदद करने नहीं दे सकता, है ना? आप इसके लायक हैं, लियू किंगफेंग ने लापरवाही से कहा। धन्यवाद, महिला ने कहा, अब उपहार को अस्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ भोजन करने के लिए नकद कमा पाएगी, और इतना पैसा उसके मासिक वेतन का लगभग आधा था। महिला के पीछे खड़े 4 अन्य लोगों का दिल खुशी से उछल पड़ा। अरे, इतना उदार, सिर्फ एक साधारण चखने के लिए 10,000 से ज्यादा देना, इतना बढ़िया। हालांकि भीड़ में मौजूद दूसरे दर्शकों को सिर्फ ईर्ष्या ही महसूस हुई। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज की प्रतियोगिता इतने उतार चढ़ाव से भरी होगी। नहीं, उन्होंने सोचा था कि यह इतने नाटकीय तरीके से खत्म होगी। ठीक है, अगला, लियू किंगफेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह पूरे आयोजन का मास्टर ऑफ सेरेमनी था। अगली पंक्ति में वह दूरदर्शी व्यक्ति था जिसने चश्मा पहना हुआ था। उसकी शक्ल दूसरों को सौम्य और शांत स्वभाव का आभास देती थी, लेकिन आपको कभी भी किसी किताब का उसके कवर से आकलन नहीं करना चाहिए। हाय बॉस, हाय सबको, आप सभी ने आज बहुत मेहनत की है। ये सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे, मैं अभी मंच से उतरते हुए भी लार टपका रहा था, वह आदमी जोश से बोला। फिर जब उसने देखा कि मैनेजर अभी भी वहीं खड़ा है, तो वह मैनेजर को एक छोटा सा अनुस्मारक देने से खुद को नहीं रोक सका। अरे मैनेजर, जल्दी से जल्दी उठो और मेरे लिए कटलरी का एक नया सेट लाओ प्लीज। तुम अभी भी वहां क्यों दिवास्वप्न देख रहे हो? उस आदमी के शब्दों और उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली नजर ने कार्यक्रम में एक ऊर्जावान माहौल ला दिया। उसके बोलने के बाद भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। मैनेजर ने जल्दी से कटलरी का एक नया सेट ला दिया। जाहिर है, उस आदमी में हास्य की भावना थी। उसने अपने चॉपस्टिक से फ्राइड राइस लिया और फिर उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर 5 सेकंड तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब उसने निगला तो उसका पूरा चेहरा बदल गया। हे भगवान, उसने जोर से कहा, यह सिर्फ एक साधारण फ्राइड राइस कैसे हो सकता है? ये बहुत बढ़िया है। मुझे वास्तव में शेफ को श्रेय देना होगा। मेरा मतलब है, नरक अंडे के फ्राइड राइस जैसी आम डिश को इस स्तर तक ले जाने में सक्षम होना। निश्चित रूप से शेफ के पाक कौशल उच्चतम संभव स्तर पर पहुंच गए हैं। ऐसे कौशल के साथ ऐसा लगता है कि किसी व्यंजन के सभी बाहरी अलंकरण और सजावट को हटाया जा सकता है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पकवान का सार संरक्षित रहेगा और ये तब भी स्वादिष्ट लगेगा जब इसे अपने आदिम और प्राकृतिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। एक कहावत है कि महान चीजें सरल सिद्धांतों के संयोजन से ज्यादा कुछ नहीं होती हैं। अगर हम जिन चैन अबालोन को देखें तो यह ऊपर से फैंसी और अलंकृत दिखता है, लेकिन जब इसका स्वाद चखा जाता है तो इसका स्वाद शायद औसत दर्जे का हो। वैसे भी मैं अबालोन को चखने की योजना नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्राइड राइस चखने के बाद मैं कुछ और खा पाऊंगा। उफ, क्या आप वाकई एक और निवाला नहीं खा सकते? उस आदमी की बातों से सभी लोग हल्के आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति थी। ठीक है, बहुत हो गई बकवास, लियू किंगफेंग ने मनोरंजन के लहजे में कहा। अबालोन चखें और अपनी टिप्पणी दें। अभी लियू किंगफेंग की प्राथमिकता इस प्रतियोगिता के दोनों प्रतिभागियों को निष्पक्ष रूप से आंकना था। जब उसने अभी दोनों व्यंजनों का नमूना लिया था तो यह स्पष्ट था कि किस व्यंजन को विजेता का ताज पहनाया जाना चाहिए।
उसे किसी भी तरह की चाल चलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो चश्मा पहने आदमी ने सिर हिलाया। आज्ञाकारी ढंग से उसने चॉपस्टिक की एक नई जोड़ी ली और अबालोन के लिए हाथ बढ़ाया। इसे चखने के बाद उसने पाया कि जिनचैन अबालोन का स्वाद बिल्कुल भी बुरा नहीं था, बस तले हुए चावल की तुलना में ये काफ़ी कम था। यह इसकी वास्तविकता थी, भले ही वह अपनी अगली टिप्पणी करते समय बहुत पक्षपाती हो। ये डिश, ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो ये कुल मिलाकर अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ छोटी मोटी खामियां हैं। जब तक वह आदमी फिर से बकबक करने लगा, तब तक रणविजय की प्रतियोगिता में पूरी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। उसे अब और इधर उधर घूमने का मन नहीं था। रणविजय ने नैपकिन से अपना हाथ पोंछा और वापस अनन्या के पास गया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने हल्के से हंसते हुए कहा, चलो चलते हैं। मम्मा, अनन्या ने माथे को हल्का सा झुकाते हुए कहा। अनन्या की बाहों में से मेंग मैंग ने अपनी नन्ही बाहें फैलाईं। पापा, गले लगो, गले लगो। रणविजय मुस्कुराया और मेंग मैंग को अपनी बाहों में ले लिया। उसके बाद वह और अनन्या उठे और आराम से रेस्तरां से बाहर चले गए। लियू किंगफैंग ने उनके जाने को देख लिया था, हालांकि उसका उनके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं था। वह इस काम के खत्म होने के बाद उनसे मिलने जाएगा। फिर भी उसका यहाँ अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने चश्मा पहने आदमी के अबालोन की कमियों के बारे में शानदार भाषण को बाधित करने के लिए अपना हाथ हिलाया। बस बहुत हो गया। आगे अंत में चश्मा पहने आदमी ने भी अपने लिए फीस अर्जित की। सभी 5 दर्शकों ने दोनों व्यंजनों का स्वाद चखा था और उनमें से हर एक ने तले हुए चावल को पसंद किया था। दर्शकों द्वारा दी गई टिप्पणियों को सुनकर लव चाओ का चेहरा और भी पीला पड़ गया। अब वह अच्छी तरह से जानता था कि उच्च और शक्तिशाली अध्यक्ष लियू अपने प्रतिद्वंद्वी का समर्थन कर रहे थे। मैंने अपने लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर ली हैं, लव चाओ ने सोचा। लव चाओ के दिल में ठंडक दौड़ गई। फिर भी जब उसने लियू किंगफैंग के अगले शब्द सुने तो लव चाओ को थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। शेफ वांग, आप चारों प्रत्येक व्यंजन का मूल्यांकन क्यों नहीं करते? लियू किंगफैंग ने कहा। स्थिति के विपरीत होने पर लव चाओ ने वांग लॉन की ओर आशा भरी नज़र से देखा। उसे उम्मीद थी कि उसके ग्रैंडमास्टर उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहेंगे। दर्शकों की पिछली टिप्पणियां वांग लॉन के मूल्यांकन की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। वांग लॉन ने लव चाओ की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। वांग लॉन ने अपनी आंखें प्रेस के सदस्यों की ओर घुमाईं और अपना गला साफ किया। खैर, मुझे कहना होगा कि आज यहाँ की भीड़ में खाने के बारे में अच्छी समझ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाद के मामले में फ्राइड राइस सबसे ऊपर आता है। मेरी पेशेवर राय में जिनचैन अबालोन असाधारण नहीं है और इसकी तैयारी में कई खामियां हैं जिन्हें मैं आसानी से बता सकता हूं। हालांकि फ्राइड राइस ने मुझे काफ़ी समय तक चौंका दिया था। इसे बिना किसी मसाले और मसालों के इस्तेमाल के तैयार किया गया था। इसने मुझे सिर्फ चावल और अंडे के स्वाद से ही जीत लिया था। वांग लॉन के शब्दों ने लव चाओ के चेहरे से सारा खून सोख लिया। अंदर ही अंदर उसके दिल में वह पूरी तरह से टूट चुका था, फिर भी वह उसी समय क्रोध से जल रहा था। ये सिर्फ एक साधारण अंडा फ्राइड राइस था, एक साधारण अंडा फ्राइड राइस जो 20 सेकंड से ज़्यादा समय में तैयार नहीं हुआ था। मुझे पीटने का तुम्हें क्या अधिकार है? मेरा लियू किंगफैंग जैसे लोगों से कोई संबंध क्यों नहीं था? लानत है सब पर। किसी ने लव चाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। वांग लॉन के बगल में बैठे अन्य 3 मास्टर शेफ पहले ही अपना मूल्यांकन देना शुरू कर चुके थे। इस फ्राइड राइस ने मुझे हजारों अकल्पनीय भावनाओं से भर दिया था। मेरा मतलब है फ्राइड राइस को इस तरह के स्वादिष्ट व्यंजन में बदल पाना। मुझे लगता है कि हम सभी इस व्यक्ति को फ्राइड राइस का बादशाह कह सकते हैं। जब हर मास्टर शेफ ने अपनी बात कही तो धीरे धीरे अखाड़ा शांत हो गया। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें अब आश्चर्य से भर गई थीं। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अंडे के फ्राइड राइस जैसी साधारण डिश इस तरह के आकर्षक अंदाज में प्रतियोगिता जीत सकती है। भीड़ ने उन जजों और उनके मूल्यांकन के बारे में सोचा। अब सभी की नज़रें मूल जजों पर टिकी थीं जो शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ठीक है, मूल्यांकन हो गया है। लियू किंगफैंग के चेहरे पर फिर से ठंडी नज़र लौट आई और वह मैनेजर की ओर देखने लगा। असलिन रेस्टोरेंट के मैनेजर के तौर पर क्या आपके कोई सवाल हैं? नहीं, लियू किंगफैंग अपनी बाईं ओर मुड़ा। आप क्या कहते हैं मिस्टर न्यू? कोई सवाल? और अभी जजों के पैनल के बारे में क्या आप में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है? नहीं, नहीं, न्यूज़ वेबो ने धीरे से कहा। नहीं, नहीं, संबंधित लोगों ने लगातार अपना सिर हिलाया। अध्याय 292। बहुत बढ़िया, लियू किंगफैंग ने कहा। तो ये प्रतियोगिता अपने अंत पर पहुंच गई है और मेंग मैंग रेस्तरां अंतिम विजेता है। अब मुझे यहाँ उपस्थित प्रेस के सदस्यों से कुछ बातें कहनी हैं। लियू किंगफैंग ने मंच के नीचे बैठे पत्रकारों की ओर देखा। मुझे समझ में आ गया है कि यह प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि असलिन रेस्तरां मेंग मैंग रेस्तरां की हाल की सफलता से ईर्ष्या करता था और इसलिए उसने उनके लिए परेशानी खड़ी करने का फैसला किया था। और उन्होंने तो प्रेस को भी शामिल कर लिया था। बेशर्मी है न? आइए मिस्टर न्यू, आपको हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए और सभी के लिए चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। अब जब रणविजय चले गए थे तो लियू किंगफैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। सतह पर उनका व्यवहार घमंडी और व्यर्थ लग रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि वे धार्मिकता के पक्ष में हैं।
अभी वे निर्दयी थे, उन्होंने रेस्तरां के मालिक से उनके ही रेस्तरां के अंदर खुलेआम और सीधे सवाल किए। इस दृश्य से भीड़ थोड़ी चौंक गई। लियू किंगफेंग की टिप्पणी सुनकर न्यूज़ वेबो की हथेली थोड़ी कांप उठी। उसके दिल में गहरी घबराहट पैदा हो गई। उसने मैनेजर और लव चाओ की तरफ गुस्से से देखा। चेयरमैन लियू, मुझे डर है कि आपने गलत समझा है। उन दोनों ने ही यह गड़बड़ की है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जजों के पैनल में शामिल होने के लिए कहा गया था, न्यूज़ वेबो ने समझाया। फिर उसने मैनेजर और लव चाओ को घूर कर देखा। क्या तुम दोनों अपनी सफाई नहीं दोगे? उसने सवालिया लहजे में पूछा। इसे भूल जाओ, समझाने की जहमत मत उठाओ, लियू किंगफेंग ने बीच में बोलते हुए कहा। मनुष्य होने के नाते आत्म जागरूक होना महत्वपूर्ण है। आप में से जो लोग आज की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं, मैं चाहता हूं कि आप खुद पर गौर करें। जब आपकी खुद की योग्यताएं बेकार और घटिया हैं, तो आप दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ईर्ष्यालु और प्रतिस्पर्धी होना ठीक है, लेकिन ईर्ष्या के कारण दूसरों को भड़काना और जानबूझकर उनके लिए समस्याएं खड़ी करना, मुझे डर है कि यह ईमानदारी और चरित्र का मामला है। मुझे उन लोगों से कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए जिनमें ईमानदारी और चरित्र की कमी है। मैं मैनेजर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। नियू, वह आपका कर्मचारी है, इसलिए आप इसे अपने हिसाब से संभालें। जहां तक इसका सवाल है, उसका नाम क्या है? शेफ लव है ना? अच्छा, वांग लॉन्ग, मैंने सुना है कि वह आपका परदादा है। क्या ऐसा है? सवाल सुनते ही वांग लॉन्ग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उन्होंने प्रेस के सदस्यों की ओर देखा और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि प्रेस यहाँ है, इसलिए मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं। मेरे कोई बड़े बड़े शिष्य नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 6 शिष्य हैं। जब मैंने अपने शिष्यों को लिया तो मैंने उन्हें उनके चरित्र के आधार पर चुना। जहां तक मैं बता सकता हूं, मेरे सभी शिष्यों के चरित्र अच्छे थे। फिर भी वह कुछ साल पहले की बात है और मुझे नहीं पता कि तब से उनके चरित्र कैसे विकसित हुए हैं, खासकर स्वार्थ और लाभ के लालच में। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक चेतावनी है। निश्चिंत रहें कि मैं अपने सभी शिष्यों की दूसरी स्क्रीनिंग करूंगा। जो मेरी परीक्षा में असफल होंगे, वे अब मेरे शिष्य नहीं रहेंगे। स्विश, लव चाओ का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उस बयान ने लव चाओ को यह स्पष्ट कर दिया था कि अब उसका वांग लॉन्ग के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही उसने अपने कई साथियों की जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। हांगकांग में बहुत से लोग वांग लॉन्ग के महान शिष्य होने के गौरव का आनंद ले रहे थे। लव चाओ को पूरा यकीन था कि उनमें से हर कोई इस समय उसके नाम को कोस रहा होगा। लव चाओ अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका चेहरा बदल गया था। यहाँ तक कि लुओ शेंग के चेहरे पर भी बदलाव आया था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो गया था। अंदर ही अंदर उसे खुद से नफरत हो रही थी। मुझे कभी भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। वांग लॉन्ग की घोषणा सुनने के बाद लियू किंगफेंग ने अपने हाथों से ताली बजाई और खड़े हो गए। बहुत अच्छा, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। ओह ठीक है, एक और बात है जो मैं प्रेस के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा प्रकाशित किसी भी चीज़ में सत्यता की मांग करता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा लेख दिखाई देता है जो सत्य को विकृत करने की कोशिश करता है, तो चलिए बस इतना ही कह देते हैं कि आपके प्रकाशन गृह को अपनी पीठ पर नजर रखने की जरूरत है। ये शब्द अखाड़े में गूंजे जो अचानक पूरी तरह से शांत हो गया था। प्रेस के सभी सदस्य जो वहां मौजूद थे, उनके दिलों में एक हल्की सी कंपन सी महसूस हुई। वे अच्छी तरह जानते थे कि लियू किंगफेंग कितने प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। वे ये भी जानते थे कि लियू किंगफेंग अपनी बात के पक्के थे। वहां कोई भी उनकी बातों को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चलो चलते हैं, लियू किंगफेंग ने कहा और बाहर निकलने की ओर चलने लगे। लिटिल लिंग और तियान सैन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। पहले वाली ने काली पैंटीहोज और कम ऊंची एड़ी वाली अपनी वर्दी पहन रखी थी, जबकि बाद वाला इतने गर्व से चल रहा था कि उसकी थोड़ी लगभग आसमान को छू रही थी। वे तीनों तुरंत ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। तभी लव चाओ लुओ शेंग की ओर भागा। मास्टर, मास्टर, उन्होंने धोखा दिया, ये धोखा है। चुप रहो, लुओ शेंग गुस्से से चिल्लाया। लव चाओ को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए लुओ शेंग वांग लॉन्ग की ओर चला गया और बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो मास्टर, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। अब तक लव चाओ भी वांग लॉन्ग के पास भाग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हल्का सा पैनिक अटैक आ गया हो। ग्रैंड मास्टर, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये स्पष्ट है कि मैं विजेता हूँ। वांग लॉन्ग ने उसे केवल एक नीरस नज़र से देखा। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वांग लॉन्ग ने कहा और फिर उठकर चला गया। अन्य 3 मास्टर शेफ और सभी अन्य शेफ वांग लॉन्ग के पीछे पीछे बाहर की ओर चले गए। बॉस, लव चाओ ने न्यूज़ वेबो की ओर देखा, जिसे वह अपनी आखिरी उम्मीद मानता था। बेशक वह प्रतियोगिता हार गया था और वांग लॉन्ग के साथ उसकी प्रशिक्षुता समाप्त हो गई थी, लेकिन जब तक बॉस न्यू उसे अपने रोजगार में रखेगा, तब तक उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता था। जब तक वह अपनी जीविका कमा सकता था, तब तक वह इसके साथ रह सकता था। हालांकि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, न्यूज़ वेबो ने कहा। ठंडी हंसी के साथ न्यूज़ वेबो खड़ा हुआ और अपने बगल में बैठे लोगों की ओर देखा। राष्ट्रपति ली, राष्ट्रपति फैंग, उफ, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा होगा। ओह नहीं नहीं, हम चेयरमैन लियू से व्यक्तिगत रूप से मिल पाए, जो एक शानदार बात है। यह मजाक कैसे हो सकता है?
ये सही है, ऐसा हर दिन नहीं होता कि हम चेयरमैन लियू से आमने सामने मिलें। ठीक है, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आज यहाँ आना सार्थक है। राष्ट्रपति लियू, तो हम विदा लेते हैं। हम फिर कभी मिलेंगे। कुछ राष्ट्रपतियों के बीच सहमति के कई स्वर सुनाई दिए। उसके बाद वे दोनों साथ साथ बाहर चले गए। मैनेजर पूरे समय डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। जब बॉस बिना कुछ कहे उसके पास से चला गया तो उसे लगा कि उसने गोली को चकमा दे दिया है। लेकिन जैसे ही नियू ज़ुएबो दरवाजे से कुछ कदम बाहर निकला, उसने अचानक अपना सिर घुमाकर मैनेजर की तरफ देखा। तुम्हें इस महीने की तनख्वाह तय कर लेनी चाहिए। उसके बाद नियू ज़ुएबो अपने साथियों के साथ चला गया। मैनेजर रोना चाहता था। भाड़ में जाओ, मैंने किस तरह के भयानक व्यक्ति के साथ पंगा लिया है। ये रेस्टोरेंट को और बढ़ावा देने के लिए एक प्रचार चाल थी जो फिर उसे पदोन्नति के लिए एक सीढ़ी प्रदान करेगी। हालांकि विडंबना ये थी कि रेस्टोरेंट अब दुश्मन के लिए गौरव की सीढ़ी बन गया था। मैनेजर को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। फिर भी गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं था। अब उसके पास अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपनी पहली प्रवृत्ति का पालन न करने का कितना पछतावा हुआ। उसका पहला सहज भाव इस पागलपन भरे विचार को खारिज करना और बस चीज़ों को जाने देना था। किस बेवकूफ़ ने यह विचार अपने रेस्तरां में अन्य लोगों को चिढ़ाने और मीडिया को साथ लाने के लिए सोचा। वह इस पागलपन भरी बात पर कैसे सहमत हो गया। वह अपना दिमाग खो बैठा होगा। उस पर प्रबंधक अचंभित था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सवाल। रणविजय और अन्य लोग अब अपनी कार में थे, अपने रेस्तरां की ओर जा रहे थे। अनन्या ने कार की खिड़की से बाहर देखा और दूर न्यू मून बे का समुद्र तट देखा। उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आया। रणविजय, अभी तो केवल 10:30 बजे हैं, क्यों न हम समुद्र तट पर जाकर कुछ समय धूप सेंकें। ओह जरूर, रणविजय ने अपने चेहरे पर इस तरह की नज़र से कहा कि वह अनन्या के हाथों में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं था। रणविजय अपने ड्राइवर झाओ फैंग की ओर मुड़ा। तो चलो पहले समुद्र तट पर चलते हैं, रणविजय ने कहा। समझ गया, झाओ फैंग ने कहा। उसके बाद झाओ फैंग ने एक छोटा वॉकी टॉकी निकाला जो कार के सिस्टम का हिस्सा था। झाओ फैंग ने वॉकी टॉकी में समुद्र तट पर जाने के बारे में एक संक्षिप्त बयान दिया। फिर काफिले ने अपना रास्ता बदल दिया। 5 मिनट बाद झाओ फैंग एक कार पार्क में रुका और सभी लोग कार से बाहर निकल गए। झूफी और बाकी लोग उनकी ओर बढ़े। क्या हम समुद्र तट पर मौज मस्ती कर रहे हैं? हाँ, हमें धूप में बाहर रहना है और लेटना है, मिंग मैंग ने जवाब दिया, जबकि वह अभी भी रणविजय की बाहों में लिपटी हुई थी। चलो फिर, काजल ने समुद्र तट की ओर जाने से पहले कहा। कुछ महिलाएं आगे चल रही थीं, रास्ता दिखा रही थीं। झाओ फैंग महिलाओं के पीछे चल रहा था। उसने आहू और उसकी टीम को साथ नहीं आने दिया। बॉस के यहाँ होने से सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा, साथ ही उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। रणविजय और अनन्या समूह के पीछे चल रहे थे। जब वे चल रहे थे, रणविजय ने अनन्या को तिरछी नज़र से देखा और अपना गला साफ किया। अच्छा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए स्विम सूट खरीदूं? या कुछ सनस्क्रीन? हाँ, अनन्या थोड़ी सी स्तब्ध रह गई। फिर उसने रणविजय की ओर एक नज़र डाली। तभी उसने देखा कि रणविजय की नज़रें उसके कामुक वक्ष पर टिकी हुई थीं। स्विश! एक पल में अनन्या को अपने शरीर में झुनझुनी सुन्नता महसूस हुई। अनन्या ने रणविजय को एक गंदी नज़र से देखा। सपने देखते रहो। उसकी वो आंखें इतनी धूर्त और शरारती। विकृत। उसने क्या कहा था? सनस्क्रीन, प्लीज। उसे बस मेरे स्तनों को छूने का बहाना चाहिए। उसकी आंखें वहीं घूरती रहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। मुझे यकीन है कि अगर मैंने कभी सेक्सी कपड़े पहने तो इस बेवकूफ़ की आंखों में पलकें झपक जाएंगी। अनन्या को उसी समय भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ। एक पल वह शर्मीली और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। फिर दूसरे पल उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं। ऐसे भी पल थे जब उसे अपनी नसों में खुशी का एहसास हो रहा था। अनन्या अपने खुद के फिगर को लेकर बहुत आश्वस्त थी। अगर वह उसे इस तरह देखता तो इसका मतलब सिर्फ यही होता कि वह उसे बहुत आकर्षक पाता। बात यह थी कि हालांकि अनन्या उन भावनाओं को गहराई से महसूस करती थी, लेकिन वह उन्हें दिन के समय अपने चेहरे पर कभी नहीं आने देती थी। अगर यह सब रात में होता, जब वह रणविजय के साथ अकेली होती, तो शायद अब तक उसके मुंह से लार टपक रही होती। रणविजय की छाती से सटकर मिंगमैंग ने अपना सिर उठाया और रणविजय की ओर देखा। बच्चा अनन्या की आवाज़ की नकल करने लगा। पापा, आप सपने देखते रहते हैं। अध्याय 293। मिंगमैंग ने जो प्यारी सी नज़र डाली, उससे जियान के होठों के कोने ऊपर की ओर खींच गए। अरे ठीक है, मैंने सोचा कि शायद तुम स्विमसूट में धूप सेंकने में ज़्यादा सहज महसूस करोगी। तुम खुद भी सनस्क्रीन लगा सकती हो। खैर, बेशक, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद करके खुश होऊंगा। अरे, अपनी बकबक के दौरान कुछ समय के लिए रणविजय पूरी तरह से भूल गया था कि वह क्या कहना चाह रहा था। इसलिए उसने जियान की आंखों में सीधे देखा और अपने दिल की बात कही। तुम्हें पता है क्या, सच तो यह है कि मैं तुम्हें स्विमसूट में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम उसमें सेक्सी लगोगी और मुझे पूरी तरह पागल कर दोगी। स्विश! जियान के गालों पर लालिमा छा गई।
भले ही दिन के दौरान थोड़ी बहुत समझदारी हावी रही हो, लेकिन फिर भी वह रणविजय के शब्दों की बेबाकी के सामने कुछ नहीं थी। तुम सपने देखते रहते हो, जी यान ने शर्म से जवाब दिया। उसे लगा जैसे उसकी धड़कनें एक पल में ही आसमान छू गई हों। बेवकूफ, उसने सोचा, आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया है न। फिर जियान को भी एहसास नहीं हुआ कि रणविजय की अजीब टिप्पणी के सामने उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोशिश भी नहीं की। वास्तव में वह मन ही मन थोड़ी खुश थी। मम्मा, पापा, आप सपने देखते रहते हैं, मिंगमैंग ने अपने शब्द दोहराए। हा, रणविजय ने दिल खोलकर हंसा और मिंगमैंग को अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर रख दिया। उसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ से आगे बढ़कर जियान की बाईं हथेली पकड़ ली। जियान अभी भी अपनी पिछली शर्म के असर को महसूस कर रही थी। अचानक संपर्क से उसका हाथ हल्का सा हिल गया। उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसे पकड़े रहने दिया। दरअसल दोनों के लिए हाथ थामे रहना बहुत पहले से ही एक दिनचर्या बन गई थी। समूह बीच एरिया की ओर चलता रहा। झाओ फैंग ने अपनी गति बढ़ाई और कुछ बीच लाउंज कुर्सियां किराए पर लीं। इस बीच काजल और उसका समूह कुछ कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। इसके बाद वे एक कम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बैठ गए। तभी झाओ फैंग का फोन बज उठा। कॉल खत्म करने के बाद झाओ फैंग रणविजय के पास वापस आया और बोला, वह चेयरमैन लियू थे, उनकी फ्लाइट बाद में जाने वाली है। वे जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं मास्टर। वे पहले से ही हमारे रेस्टोरेंट के सामने के दरवाजे पर हैं। क्या मुझे वापस जाकर उनका मनोरंजन करना चाहिए या हमें उन्हें यहाँ आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए? वापस जाकर उनका मनोरंजन करो, रणविजय ने लापरवाही से जवाब दिया और रेस्टोरेंट की चाबियां झाओ फैंग को दे दीं। समझ गया, झाओ फैंग ने सिर हिलाया और बीच से दूर चला गया। कार पार्क में वापस आकर रणविजय झाओ फैंग सबसे पहले जू योंग की कार के पास गया। जू योंग, आहू, तुम लोग बीच पर जाओ, बाईं ओर रहो जहां तुम छिपे रहोगे। बॉस और बाकी लोगों को परेशान मत करो, झाओ फैंग ने आदेश दिया। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे भाई फैंग? आहू ने पूछा। मुझे कुछ काम निपटाने के लिए रेस्तरां वापस जाना है। उसके बाद झाओ फैंग अपनी कार में वापस चला गया। जब झाओ फैंग रेस्तरां के सामने पहुंचा तो उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। लियू किंगफैंग की रोल्स रॉयस फैंटम के अलावा एक और वाहन मौजूद था। यह एक छोटा डिलीवरी ट्रक था। क्या वह यहाँ डिलीवरी करने आया था? थोड़ा हैरान महसूस करते हुए झाओ फैंग ने अपनी कार पार्क की। तभी उसने देखा कि लियू किंगफैंग, लिटिल शियाओ लिंग और तियान सैन पहले ही अपनी कार से बाहर निकल चुके थे। चेयरमैन लियू, झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। मिस्टर मेहरा कहाँ हैं? लियू किंगफैंग ने पूछा। उसका लहजा थोड़ा उलझन भरा लग रहा था। आज बॉस की पत्नी का जन्मदिन है। बॉस पूरे समय उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए वह वापस नहीं आया, झाओ फैंग ने समझाया। हाँ, मिसेज मेहरा का जन्मदिन। लियू किंगफैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। टस्क, लिटिल शियाओ फैंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज मिसेज मेहरा का जन्मदिन है? अगर मुझे पता होता तो मैं कम से कम कुछ उपहार तो तैयार कर लेता। बिल्कुल, तियान सैन ने झाओ फैंग को घूर कर देखा। फिर तियान सैन के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हें पता है कि तुम इन दिनों औपचारिकता के प्रति इतने जुनूनी हो गए हो कि तुम थोड़े अलग थलग से लगते हो। तुम अब उस समय से बिल्कुल अलग हो जब तुम और मैं हाथापाई करते थे। उस समय तुम में बहुत जोश था। अब तुम मुझसे ऐसी कोई बात भी छिपा रहे हो। जब से झाओ फैंग के रणविजय जैसे सम्मानित व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में पता चला, तब से तियान सैन ने झाओ फैंग को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। तियान सैन ने अपनी सामान्य गंभीरता और सादगी के बावजूद एक दो चुटकुले भी सुनाए थे। अरे, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर इसे आपसे छिपाना चाहता था। झाओ फैंग ने कड़वाहट भरी हंसी निकाली। बॉस नहीं चाहते थे कि मैं किसी को बताऊं। उन्होंने मुझे इसे गुप्त रखने के लिए कहा ताकि वे मिसेज को आश्चर्यचकित कर सकें। हा, लियू किंगफैंग दिल खोलकर हंसे। मैं वास्तव में मिस्टर मेहरा से ईर्ष्या करता हूँ। खैर, तो मुझे लगता है कि मेरी टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ये उपहार लेकर आया हूँ। मुझे लगता है कि ये जन्मदिन के उपहार के रूप में बस ठीक ठाक हैं, लेकिन विचार ही मायने रखता है ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या लेकर आए हैं चेयरमैन लियू? झाओ फैंग ने उत्सुकता से पूछा। शराब। अपने हाथ से लियू किंगफैंग ने डिलीवरी ट्रक में बैठे आदमी को ट्रक का सामान उतारने का संकेत दिया। उसी समय वह झाओ फैंग की ओर मुड़ा और बोला, मैंने सुना है कि आपके रेस्तरां में शराब के इस विशेष ब्रांड की कमी है, क्या मैं सही हूँ? इसलिए मैं अपनी खुद की कीमती शराब की अलमारी से कुछ शराब लाया हूँ। आपके रेस्तरां में तहखाना नहीं है, इसलिए मैंने शुद्ध लकड़ी से बनी शराब भंडारण कैबिनेट डिजाइन करने के लिए किसी को काम पर रखा है। इसमें तापमान स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट है। अध्यक्ष लियू, आपने वास्तव में इस पर बहुत विचार किया है ना? झाओ फैंग ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा। झाओ फैंग को लियू किंगफैंग जैसा व्यक्ति काफी पसंद आया। लियू किंगफैंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्पष्ट और सीधे थे। वह हमेशा अपने मन की बात कहते थे और वह षड्यंत्रकारी, गणना करने वाले व्यक्ति नहीं थे जो अपने सच्चे विचारों को छिपाने के लिए प्रवृत्त होते थे। मैंने सिर्फ सुझाव दिया, बस इतना ही। सारी बारीकियां और योजनाएं जियाओ लिटिल लिंग ने संभाली थीं। नहीं तो मैं वाइन स्टोरेज कैबिनेट के
बारे में तो भूल ही गया होता, लियू किंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, झाओ फेंग ने जियाओ लिटिल लिंग की ओर देखा। आपके पास इतना विचारशील और सुंदर अधीनस्थ है चेयरमैन लियू। आपका बोझ वाकई काफी हल्का हो गया होगा। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं मिस्टर झाओ। जियाओ लिटिल लिंग ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी जिससे उसके गालों पर दो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। हम इस बार बहुत ज्यादा शराब नहीं लाए हैं, लेकिन वे सब चेयरमैन लियू की निजी खजाने वाली शराब से प्राप्त की गई हैं। जैसा कि चेयरमैन लियू ने अभी कहा, हम अगली बार जब भी हांगकांग जाएंगे तो उच्च गुणवत्ता वाली शराब का पूरा बैच लाएंगे। झाओ फेंग मुस्कुराए और अपना सिर थोड़ा हिलाया। आपने वाकई हमारे साथ बहुत शिष्टाचार दिखाया है चेयरमैन लियू, झाओ फेंग ने कहा। शिष्टाचार? खैर, ये शिष्टाचार नहीं है, ये दोस्ती का प्रतीक है, लियू किंगफेंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। आप क्या कहते हैं कि हम इस बातचीत को घर के अंदर ले जाएं? मम्मा, झाओ फेंग ने कहा और रेस्तरां के सामने के दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलने और रेस्तरां में प्रवेश करने के बाद झाओ फेंग ने एक पल के लिए जगह का निरीक्षण किया। अंत में उसने श्रमिकों से रसोई के बगल में दीवार के सामने कैबिनेट स्थापित करने के लिए कहा। शराब की कैबिनेट महोगनी में आई थी और हर तरह से डीलक्स फर्नीचर के टुकड़े की तरह दिख रही थी। फिर शराब की बोतलों को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए बॉक्स से निकाला गया। पूरी हटाने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों ने सफेद दस्ताने पहने थे। उन्होंने कैबिनेट के अंदर रखने से पहले प्रत्येक बोतल को सावधानीपूर्वक निकाला था। श्रमिकों के चेहरे पर दिखने वाले भावों से शराब निश्चित रूप से सस्ती किस्म की नहीं थी, अन्यथा वे बोतलों को संभालते समय इतनी सावधानी नहीं दिखाते। इसके अलावा ये तथ्य कि वे लियू किंगफेंग जैसी हैसियत वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्व में थे, उनकी कीमत के बारे में सब कुछ बता देता है। लियू किंगफेंग ने रेस्तरां के अंदरूनी हिस्से पर कुछ नजर डाली। अरे झाओ फेंग, लियू किंगफेंग ने कहा, श्री मेहरा का खाना बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या उनकी पाक कला कौशल। अंत में लियू किंगफेंग चुप हो गए। चरमोत्कर्ष पर आते हुए झाओ फेंग ने लियू किंगफेंग की बात पूरी करते हुए कहा। फिर झाओ फेंग ने कहा, अध्यक्ष लियू, आज मेरे बॉस ने प्रतियोगिता में बिना सोचे समझे भाग लिया था। मैं बता सकता हूं कि उन्होंने बिना किसी चिंता के पूरी चीज को लापरवाही से लिया था। वे जो सामान्य व्यंजन बनाते हैं वे बेमिसाल हैं, वांग लोंग और उन लोगों से भी बेहतर। लियू किंगफेंग ने हल्के आश्चर्य में कहा, ठीक है वह। झाओ फेंग ने अपना सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। मैं वास्तव में पाक कौशल के मामले में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे बॉस हमेशा खाना बनाते समय बहुत ही सहज दिखते हैं। उनकी हरकतें पानी की तरह सहज हैं। मैं वास्तव में उनकी आधी चीजें भी नहीं समझ पाता, लेकिन वे जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं वे हैं। झाओ फेंग ने अचानक अपनी तर्जनी उठाई और अपने अगले प्रत्येक शब्द पर एक संक्षिप्त विराम के साथ विराम दिया। दुनिया का एकमात्र और एकमात्र। ओह, लियू किंगफेंग की आंखें चमक उठीं। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, तो क्या तुम मेरे लिए 2 सदस्यता कार्ड तैयार कर सकते हो? प्रत्येक कार्ड केवल एक व्यक्ति पर लागू होता है ना? ये नियम है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि तुम बाहरी व्यक्ति माने जाओगे चेयरमैन लियू। लेकिन नियम गैर बाहरी लोगों पर भी लागू होने चाहिए, लियू किंगफेंग ने कहा। क्या ये ठीक रहेगा? मेरे लिए 4 सदस्यता कार्ड तैयार करो। मैं, मेरी बेटी, छोटी शियाओ लिंग और तियान सेन में से प्रत्येक के पास एक एक होगा। ठीक है, तो झाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह रेस्तरां के काउंटर पर गया और रणविजय का बैंक कार्ड और साथ ही 4 सदस्यता कार्ड निकाले। लियू किंगफेंग ने सदस्यता कार्ड लिए और शियाओ लिटिल लिंग को वायर ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सदस्यता कार्ड बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, है ना? लियू किंगफेंग ने कार्ड शियाओ लिटिल लिंग को सौंपते हुए टिप्पणी की। जब तक शियाओ लिटिल लिंग ने कार्ड रखे तब तक कर्मचारी शराब को कैबिनेट में भर चुके थे। 30 से ज्यादा बोतलें थीं। अगर वे बिक्री के लिए नहीं होती तो शायद वे काफी समय तक चल सकती थीं। फिर भी अगर वे बिक्री के लिए होती तो भी बहुत से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। ठीक है, तो मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है। वापस आने के बाद मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना है, शायद कुछ दिनों के लिए। शियाओ लिटिल फेंग, मिस्टर मेहरा को मेरा अभिवादन भेजें। उन्हें बताएं कि मैं अगली बार शहर में आने पर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आऊंगा, लियू किंगफेंग ने कहा। झाओ फेंग ने सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद झाओ फेंग लियू किंगफेंग और उनके साथियों को उनकी कार तक ले गया। उनके जाने के बाद वह वापस रेस्टोरेंट के अंदर गया और अपनी सामान्य जगह पर बैठ गया। अब लगभग 11 बज चुके थे। मास्टर और बाकी लोग शायद दोपहर 12 बजे के आसपास लंच के लिए वापस आएंगे। इसलिए अपने खाली समय में झाओ फेंग ने अपना फोन निकाला और वीचैट आइकन पर टैप किया। मेन की, आज तुम कितने बजे आ रही हो? अभी मैं रेस्टोरेंट में अकेला हूँ, क्या तुम आकर बात करना चाहोगी? ... इस बीच सन मिंग के घर के अंदर सन डोंगहेंग को छोड़कर सभी सो रहे थे। सन डोंगहेंग करीब 10:30 बजे उठा था। जब वह उठा तो उसने 2 अन्य बेडरूम के दरवाजे खटखटाए और लिविंग रूम में गंदगी साफ करने के लिए सफाई कर्मियों को बुलाया। वे कल रात के खाने के लिए बाहर गए थे और जंक फूड और बियर लेकर लौटे थे। उसके बाद वे लिविंग रूम के सोफे पर आराम कर रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे और बियर पीते हुए बातें कर रहे थे। वे सुबह 3 बजे सो गए थे।
आमतौर पर सन डोंगहेम दोपहर तक नहीं उठता था, लेकिन आज पहला लाइव प्रसारण शुरू होने वाला था, इसलिए वह पहले ही उठ गया। 11 बजे तक सभी लोग उठ चुके थे। तभी सन डोंगहेम ने देखा कि लुयिन अपने फ़ोन को लिविंग रूम की ओर इंगित कर रही थी। छोटी शियाओ यिन, तुम क्या कर रही हो? उसने उत्सुकता से पूछा। चुप रहो, लुयिन ने अपनी उंगली होठों पर रखते हुए कहा। पहले मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करने दो। लुयिन ने अपने फ़ोन को पूरे लिविंग रूम को अपने वीडियो में कैद करने के लिए एक व्यापक गति में घुमाया। ऐसा करते हुए उसने एक मीठी आवाज़ में कहा, इसे देखो दोस्तों, ये हमारे भाई डोंग का घर है जो न्यू मून बे, हांगकांग में है। हम खिड़की से खाड़ी का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। अभी 11 बजे हैं। इसके बाद भाई डोंग खुद लाइव होंगे, तो अगर आप रुचि रखते हैं तो ट्यून इन करें, ठीक है। उसके बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और वीडियो में संगीत जोड़ने पर काम करना शुरू कर दिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने वीडियो अपलोड कर दिया। क्या आप क्वाइंशी पर अपलोड करने के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे? सन डोंगहेम ने पूछा। हाँ, आजकल ये बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अभी मेरे प्रशंसकों की संख्या 300,000 तक पहुंच गई है। भाई डोंग, आपको बाद में लाइव आना चाहिए। चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, मुझे आपको थोड़ा प्रचार करने में मदद करनी है, लुयिन ने मुस्कुराते हुए कहा। सन डोंगहेम ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर जियाओ लिटिल यिन, ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए आप पहले लाइव क्यों नहीं जाती? फिर उसके बाद भाई डोंग जब लाइव होंगे तो वे इसे संभाल लेंगे। आपको क्या लगता है? स्टोन ने पूछा। जरूर, तो मुझे अभी लाइव जाने दो, मैं वापस बेडरूम में चली जाती हूँ। लुयिन ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने एक स्टैंड निकाला और अपना फ़ोन उसमें सुरक्षित कर लिया। फिर वह अपने कमरे में वापस चली गई और अपने बिस्तर पर लेट गई जहां उसने अपना लाइव सत्र शुरू किया। उसके लाइव होने के लगभग 5 मिनट बाद ही दर्शकों की संख्या 200,000 तक पहुंच गई। जब दर्शकों ने लुयिन को बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा, ये कहाँ है? लुयिन ने सुस्त लहजे में जवाब दिया, मैं भाई डोंग के घर पर हूँ और अभी अभी उठी हूँ। मुझे अभी भी सोने का मन कर रहा है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया गया है कि उस एक कथन ने दर्शकों की भावनाओं को जगा दिया था। बकवास, यहाँ तक कि उस आदमी के बिस्तर पर सोने तक भी। अरे यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिटिल स्नोफ्लेक के लिए तुम खत्म हो चुके हो। क्या मुझे गाली देने की अनुमति है? मेरी छोटी देवी, तुम दूसरे आदमी के बिस्तर पर कैसे चढ़ सकती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरी स्क्रीन पर रोने वाले इमोटिकॉन्स की बौछार हो गई थी। दर्शकों की नाटकीयता देखकर लू यिन खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। ठीक है, कृपया चीज़ों को गलत तरीके से न लें, ठीक है। मैं बेडरूम में अकेली सोई थी। एक और टिप्पणी सामने आई। हाँ, ठीक है, मानो हम इस पर विश्वास कर लें। मैं तुम्हें बाहर जाकर दिखाऊंगी। लुयिन ने अपना फ़ोन उठाया और बेडरूम से बाहर चली गई। चलते चलते उसने कहा, मैं जिस कमरे में सोई थी वह भाई डोंग का कमरा था। फफट, तो उनके बीच कुछ चल रहा है। अध्याय 294। लेकिन भाई डोंग अपने माता पिता के बेडरूम में सोएगा, लुयिन ने समझाया। चब्बी और जियाओ मेई अतिथि कक्ष में सोएंगे और स्टोन सोफे पर सोएगा। वहां देखो, वह मास्टर बेडरूम है और वह अतिथि कक्ष है। अंदर रसोई और भोजन कक्ष है। ये लिविंग रूम है। भाई डोंग और अन्य लोग लिविंग रूम में हैं। लुयिन बात करते हुए लिविंग रूम में चली गई। ये कैसा है? क्या कमरा बड़ा है? चलो मैं तुम्हें खाड़ी का नज़ारा दिखाता हूँ। लुयिन फिर से बिस्तर पर चली गई और नीचे न्यू मून बे की एक तस्वीर ली। प्रशंसकों को पता था कि यह पहले एक मजाक था। जब उन्होंने नज़ारा देखा तो उन्होंने सभी ने इस पर टिप्पणी की। ये बहुत खूबसूरत है। समुद्र तट पर बहुत सारे लोग हैं। बाद में बिकनी में सुंदरियों का लाइव प्रसारण करें। अरे, डोंग हुआन का घर इतना बड़ा है। इसकी कीमत कितनी है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण 10 मिनट तक चला और फॉलोअर्स की संख्या 300,000 के करीब पहुंच गई। लुयिन को लगा कि अब समय आ गया है, इसलिए उसने कहा, मैं भाई डोंग को अब आपको नमस्ते नहीं कहने दूंगी। वह खुद ही लाइव प्रसारण शुरू कर देगा। सब लोग उसके पीछे चले जाओ। कमरे का नंबर XXXXXX है। सन डोंगहेम ने अपने मोबाइल फ़ोन पर लाइव प्रसारण खोला, जबकि लुयिन ने वही लाइव प्रसारण बंद कर दिया। प्रशंसकों ने अभी तक पर्याप्त नहीं देखा था, इसलिए वे सभी सन डोंगहेम का लाइव प्रसारण देखने के लिए दौड़ पड़े। 1 मिनट में फॉलोअर्स की संख्या 270,000 हो गई। हालांकि वह लाखों प्रशंसकों वाला कोई सुपर प्रसिद्ध एंकर नहीं था, फिर भी यह उसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत थी। सभी को नमस्ते। सन डोंगहेम को इस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस स्क्रीन को देख रहा था और सभी का अभिवादन कर रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि भाई डोंग आज बहुत सुंदर लग रहे हैं? लुयिन सन डोंगहेम के बगल में बैठ गए और प्रशंसकों से बातचीत करने लगे। कुछ मिनटों के बाद सन डोंगहेम धीरे धीरे इस दिग्गज के साथ सहज महसूस करने लगे। उन्होंने और लुयिन ने कुछ देर बात की, फिर उन्होंने कहा, अब समय हो गया है। हम पहले लंच के लिए बाहर जाएंगे। फिर लोगों का समूह नीचे चला गया। लिफ्ट में कोई सिग्नल नहीं था और जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो स्क्रीन पर तस्वीर सामान्य हो गई। जियाओ यिन, तुम मेरी कार में बैठो।
स्टोन, तुम उसे और चब्बी को चलाओ। सन डोंगहेंग ने 2 कार की चाबियां निकालीं और एक स्टोन को सौंप दी। जब प्रशंसकों ने मैक्लारेन और ऑडी A8L को देखा तो वे एक शब्द टाइप करने से खुद को रोक नहीं पाए, अमीर। हे। सन डोंगहेंग हंसे और कार में बैठ गए। उन्होंने फ़ोन को सामने रखा और जानबूझकर गैस पैडल पर जोर से पैर रखा। बज़, इंजन की ठंडी आवाज़ के बीच कार तेज़ी से बाहर निकल गई। लू यिन ने यात्री सीट से प्रशंसकों से कहा, भाई डोंग हमें हांगकांग के एक बहुत ही शानदार रेस्तरां में ले जाएगा। सन डोंगहेंग ने भी गाड़ी चलाते हुए बात की। दोस्तों, क्या आप में से कोई कभी हांगकांग गया है? आपको लगता है कि यहाँ सबसे अच्छा रेस्तरां कौन सा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्क्रीन पर कई रेस्तरां के नाम दिखाई दिए। एम्बर रेस्तरां, नहीं। ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते हुए सन डोंगहेंग ने बुलेट स्क्रीन पर नजर डाली। एस से डी से रेस्तरां, वास्तव में नहीं। रेड लेक रेस्तरां, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आप कभी उस रेस्तरां में नहीं गए हैं जहां हम जा रहे हैं, क्योंकि यह केवल 1 महीने पहले ही खुला है। जब लाल बत्ती हरी हो गई तो सन डोंगहेंग ने ऊपर देखा और बोलते हुए गाड़ी चलाना जारी रखा। हालांकि इसे कम मत आंकिए, इस रेस्टोरेंट में हांगकांग का सबसे अच्छा खाना मिलता है। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। आप जल्द ही देखेंगे। हर दिन बहुत सारे लोग लाइन में इंतजार करते हैं। बेशक, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहां बहुत से लोगों को लाइन में इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस खास रेस्टोरेंट का खाना बेहद बढ़िया है। प्यारे दोस्तों, जब आप अगली बार हांगकांग आएं तो आपको इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। इसे मिस न करें। इसे मेंग मेंग लीजर रेस्टोरेंट कहा जाता है। न्यू मून बे में पूछताछ करें और आपको पता चल जाएगा। सन डोंगहेंग ने मुस्कुराते हुए सभी को बताया, मैंने पहले कभी इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा है क्योंकि वहाँ का सदस्यता कार्ड वाकई महंगा है। अंदाज़ा लगाए इसकी कीमत कितनी है? लू यिन ने बोलते हुए फ़ोन की तरफ देखा। इस समय स्क्रीन पर कई नंबर दिखाई दे रहे थे। 5 युआन, 10,000, 250, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह और भी बहुत कुछ। ठीक है, लू यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिम्मत करो, 10,000, हिम्मत करो। तो मेरा अनुमान है कि यह 100 मिलियन है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं तुम्हें अंदाज़ा लगाने नहीं दूंगी। उस रेस्टोरेंट के मेंबरशिप कार्ड की कीमत 10 मिलियन है। भाई डोंग के पास 3 कार्ड हैं। लू यिन ने अपनी उंगलियां फैलाईं और हाथ हिलाया। इससे सन डोंगहेंग अंदर से बहुत खुश हुआ। जब उसके पास ऐसी सहायक थी तो वह और क्या मांग सकता था। वह वाकई बहुत अच्छी बातूनी थी। उसे लगता था कि वह खुद भी इससे बेहतर काम नहीं कर सकता था। दूसरों से अपने बारे में बात करवाकर ये दिखाना कि वह अमीर है, दिखावा करने का सबसे बढ़िया तरीका था। हालांकि सन डोंगहेंग बहुत शांत दिखाई दे रहा था, जैसे कि वह बोलते समय बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। अरे, मैंने अपने पिता से ये 3 सदस्यता कार्ड खरीदने के लिए कहा था। मेरे माता पिता और मैं हर दिन यहाँ आकर खाना खाते थे। हाल ही में वे व्यवसाय की देखभाल के लिए उत्तरी अमेरिका गए थे। अन्यथा आपको आज वीआईपी सदस्यों के लिए आरक्षित फैंसी भोजन का स्वाद लेने का मौका नहीं मिलता। तो मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ, लू यिन ने हंसते हुए कहा। इससे बुलेट स्क्रीन थोड़ी हिंसक हो गई। सदस्यता कार्ड के लिए 10 मिलियन, ये डकैती है। सच में, ये बहुत महंगा है। 10 मिलियन मूल्य वाला एक रेस्तरां बहुत ही शानदार होना चाहिए, लेकिन एक सदस्यता कार्ड की कीमत 10 मिलियन है। लानत है, 3 सदस्यता कार्ड की कीमत 30 मिलियन है। कितना अमीर परिवार है। डोंग हुआंग, तुम कमाल हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब वे रेस्तरां की ओर जा रहे थे, दूसरी तरफ असलिन रेस्तरां के सामने पार्किंग में एक काले रंग की 7 सीरीज BMW के अंदर एक और बातचीत हो रही थी। गुरुजी, मेरे सभी शिष्यों में लव चाओ सबसे आज्ञाकारी है। क्या हमारे पास इसकी भरपाई करने के लिए कोई जगह है? लुओ शेंग यात्री सीट पर बैठा था और वांग लॉन को कड़वाहट से देख रहा था। वांग लॉन के चेहरे का भाव यहाँ निजी तौर पर बहुत अच्छा था। हालांकि ये शब्द सुनने के बाद वह थोड़ा उदास हो गया। इसकी भरपाई करो, हो, इसके बारे में सोचो भी मत। क्या तुम्हें लगता है कि चेयरमैन लियू नाराज हो सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? लुओ शेंग ने आह भरी और कहा, अगर चेयरमैन लियू नहीं आते और चीजें संदिग्ध नहीं होती तो लव चाओ निश्चित रूप से जीत जाते। वह जीत जाएगा। तुम दिवास्वप्न देख रहे हो। अरे हाँ, तुमने फ्राइड राइस का स्वाद नहीं चखा है न? वांग लॉन ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। लुओ शेंग ने आश्चर्य से कहा, क्या उस फ्राइड राइस में कुछ खास है? लव चाओ ने जो सामग्री चुनी है वह भी बहुत अच्छी है। अगर वे निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते तो वह क्यों हारते? मैं भी इस बारे में थोड़ा उलझन में हूँ। उन्होंने जो सामग्री चुनी है वह बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। ये पहली बार था जब मैंने चावल और अंडे का स्वाद इतने शुद्ध स्वाद के साथ चखा। हो सकता है कि यह गुप्त मसालों के कारण हो, लेकिन संभावना 30% से कम है। अगर यह केवल सामग्री के कारण है तो यह थोड़ा डरावना होगा। वांग लॉन ने बोलने से पहले इसके बारे में सोचा। अंडे का स्वाद बहुत शुद्ध है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। चावल की शक्ल देखकर लगता है कि यह चावल के फूल नंबर 2 जैसा है। हालांकि ये बहुत बड़ा है और इसका स्वाद बेहतर है। क्या ये कोई नई किस्म है?
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह कोई नई किस्म है तो इस तरह का चावल निश्चित रूप से बाजार में हिट हो जाएगा। यह अजीब है। यह, लुओ शेंग ने रुककर कहा, वह पूरी तरह से सामग्री के कारण जीता। अगर हमें इस तरह की सामग्री मिलती तो हम उनका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। मैं ये देखने के लिए और अधिक ध्यान दूंगा कि उन्हें सामग्री कहाँ से मिलती है। आप इसे खुद कर सकते हैं। लुओ चेंग, मुझे परवाह नहीं है कि आप शिष्यों को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन उन्हें मेरे नाम पर फिर से कुछ भी करने न दें। साथ ही शिष्यों को स्वीकार करने से पहले उनके व्यक्तित्व की जांच करें। मैंने आपको अपना शिष्य इसलिए बनाया क्योंकि आप ईमानदार और सच्चे हैं। लालच से प्रेरित न हो, वांग लॉन्ग ने उसे चेतावनी दी। हाँ गुरु, यह आपके लिए वास्तव में परेशान करने वाला है। मुझे नहीं पता था कि लव चाओ यहाँ इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। लुओ शेंग ने आह भरी। मेंगमैन के लीजर रेस्तरां के मालिक का चेयरमैन लियू से किसी तरह का संबंध है। इसका मतलब है कि उसका कोई बैकग्राउंड है। यदि आप उनके खरीद चैनल की खोज करना चाहते हैं तो गंदा खेल न खेलें। मैंने आपसे कहा था कि लोगों को सीधे बैठना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं अब आपका गुरु नहीं रहूंगा। वांग लॉन्ग ने सिगरेट जलाई। उसकी आंखें कुछ धुंधली हो गईं, जैसे कि वह याद कर रहा हो। ये सुनकर लुओ शेंग थोड़ा घबरा गया। उसकी आंखों में नाखुशी थी। उसने अपना सिर झुकाया और जल्दी से कहा, हाँ, मैं निश्चित रूप से कानूनी रूप से काम करूंगा। मैं परेशानी पैदा नहीं करूंगा। यह अच्छा है, तुम जा सकते हो, मुझे वापस जाना है। वांग लॉन्ग ने अपना हाथ हिलाया। अलविदा गुरु। वांग लॉन्ग को विदा करने के बाद लुओ शेंग उसी स्थान पर खड़ा रहा और आहें भरने लगा। निजी तौर पर दूसरे लोगों की खरीदारी के स्रोत की जांच करना बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि अगर वह उनसे आमने सामने पूछता तो संभव था कि वे उसे न बताते। इसके अलावा लियू किंगफैंग की पृष्ठभूमि को देखते हुए उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वांग लॉन्ग ने उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर उसने गंदा खेल खेला तो वह अब उसका शिष्य नहीं रहेगा। ये वास्तव में एक गरमालू है। मैं अब वांग लॉन्ग के प्रभाव के बिना कोई कदम नहीं उठा सकता। लुओ शेंग सोच रहा था कि क्या करना है जब अचानक उसके पीछे से एक गहरी आवाज आई। गुरु, हम। लुओ शेंग ने अपना सिर घुमाया। जब उसने देखा कि लव चाओ उदास है तो उसने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। वे सिर्फ लियू किंगफेंग की वजह से जीते, यह उसकी वजह से नहीं था। तुम सामग्री की वजह से हारे। लुओ शेंग ने उसे गुस्से से देखा और कहा, अब मुझे मास्टर मत कहो। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ सिखा दिया है। तुम्हारे खाना पकाने के कौशल को देखते हुए तुम अपनी प्रशिक्षुता पूरी कर सकते हो। हालांकि यहाँ तुम्हारे लिए उच्च वेतन नहीं होगा। और ठीक है, तुम कुछ सोच सकते हो। जब वह बोल रहा था तो लुओ शेंग को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, मेरे मालिक और मैं उनके रेस्तरां के सामान के स्रोत में बहुत रुचि रखते हैं। चूंकि तुम्हें निकाल दिया गया है इसलिए तुम्हारे पास इसके बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ खाली समय होगा। अगर तुम्हें कुछ पता चलता है तो मैं अपने मालिक से भीख मांगूंगा। शायद कोई रास्ता हो। अगर सामग्री अच्छी है तो मुझे लगता है कि मैं भी एक रेस्तरां खोल सकता हूँ। फिर मैं जो चाहूंगा करूंगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अंत में लुओ शेंग की आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी। अगर उसे वाकई ऐसी बेहतरीन सामग्री मिल जाती तो वह रेस्तरां चलाकर जरूर बहुत पैसा कमा लेता। भले ही उसे उसके मालिक ने निकाल दिया हो, लेकिन वह अचानक उसे एक दिन मास्टर शेफ बनने का ख्याल आया। हमेशा के लिए वांग लॉन्ग का प्रशिक्षु बनकर उसे यह मौका कैसे मिल सकता था? यह विचार लुओ शेंग के दिमाग में 2 साल से था। शोहरत, रुतबा और ताकत ने उसे आकर्षित किया। सच में बढ़िया। निश्चिंत रहो मास्टर, मैं जरूर तुम्हारे लिए पता लगा लूंगा। लू चाओ की आंखें चमक उठीं। वह वाकई हैरान था। उसे विश्वास था कि इतनी बड़ी असफलता के बाद भी उनके आगे एक उज्ज्वल भविष्य होगा। ... 11:40 बज रहे थे। समुद्र तट के एक तरफ रणविजय, अनन्या और मेंगमैंग लाउंज कुर्सियों पर लेटे हुए थे, जबकि काजल, जोफी और अन्य लोग कुछ देर से समुद्र तट पर खेल रहे थे। समय देखने के बाद रणविजय ने कहा, अब लगभग समय हो गया है। चलो दोपहर का भोजन करने के लिए वापस चलते हैं। ठीक है, हम दोपहर में ओशन पार्क जाएंगे। मेंगमैंग इतनी हैरान हुई कि उसकी आंखें चमक उठीं। फिर वह खुश हो गई। ओह बढ़िया, चलो ओशन पार्क चलते हैं। चलो ओशन पार्क चलते हैं। अध्याय 295। ठीक है, चलो पहले लंच के लिए वापस चलते हैं। अनन्या मुस्कुराई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेंगमैंग के प्यारे छोटे चेहरे को धीरे से चुटकी ली। फिर लोगों का समूह वापस कारों की ओर चल पड़ा। कार में बैठने से पहले जोफी रणविजय की ओर देखे बिना नहीं रह सकी, जो आगे था। जीजाजी, मुझे दोपहर के भोजन के लिए मांस चाहिए, उसने जोर से कहा। तुम बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो। काजल ने उसे देखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक परिवार हैं। जोफी ने चारों महिलाओं के कार में बैठने से पहले नाक सिकुड़ी। कार में बैठने के बाद रणविजय ने अनन्या की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना चाहती हो? अच्छा, अनन्या ने इसके बारे में सोचा। इस समय थोड़ी गर्मी थी, वह कुछ ठंडा खाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मुझे ठंडे नूडल्स खाने हैं। मुझे भी ठंडे नूडल्स खाने हैं, मेंगमैंग ने कहा। ठीक है,
तो मैं ठंडे नूडल्स बनाऊंगी। चलो पहले कुछ सामग्री लेने के लिए माउंट न्यू मून पर चलते हैं। मुख्य भोजन ठंडे नूडल्स हैं। अच्छा, रणविजय ने एक पल सोचा और कहा, चलो तले हुए कटे हुए आलू और चिली सॉस के साथ स्टीम चिकन खाते हैं। ठीक है, जरूर, वैसे भी तुम जो भी पकाओगी मैं खाऊंगी। अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया। चिली सॉस के साथ स्टीम चिकन कई फ्लेवर में आता है, तुम कौन सा फ्लेवर लेना चाहती हो? मुझे चेक करने दो। अनन्या ने मोबाइल फोन निकाला और सर्च किया। फिर उसने रणविजय को जोर से पढ़कर सुनाया, हुनान फ्लेवर, मसालेदार फ्लेवर, तीखा और खट्टा फ्लेवर, सिचुआन फ्लेवर, बीन पेस्ट फ्लेवर, घर का बना फ्लेवर। बहुत सारे हैं, ये सभी स्टीम चिकन फ्लेवर हैं। मेंग मेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। हमें कौन सा फ्लेवर खाना चाहिए? अनन्या ने एक पल सोचा और कहा, मुझे मसालेदार खाना पसंद है। स्टीम चिकन वैसे भी थोड़ा मसालेदार होता है, हालांकि ठंडे नूडल्स पहले से ही खट्टे और मसालेदार होते हैं। तो खट्टा नहीं, फिर क्या स्वाद? बीन पेस्ट का स्वाद। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाया और खाना बनाने के लिए रेस्तरां में वापस जाने से पहले सामग्री लेने के लिए माउंट न्यू मून जाने के लिए तैयार हो गया। रणविजय ने रेसिपी पढ़ते समय चिली सॉस के साथ स्टीम चिकन के बारे में सीखा था। ये डिश सिचुआन व्यंजनों का एक हिस्सा थी। यह एक ठंडी डिश थी जो मसालों से भरपूर, मसालेदार, कोमल और ताज़ा थी। ये सिचुआन व्यंजनों का एक प्रसिद्ध व्यंजन था जिसे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अच्छा व्यंजन माना जाता था। जब वे वापस जा रहे थे तो संडोंगहेम की कार रेस्तरां में आ गई। आप देखते हैं, यह मेंग मेंग का आरामदेह रेस्तरां है। संडोंगहेम कार से उतरे और अपने फ़ोन का कैमरा रेस्तरां की ओर घुमाया। देखा, यहाँ सामान्य ग्राहक लाइन में लगते हैं। अभी 11:30 बजे हैं, फिर भी 30 से ज़्यादा लोग लाइन में लगे हैं। स्टोन, चब्बी और जियाओ मेई संडोंगहेम के पास पहुंचे। इतने सारे लोगों को रेस्तरां के सामने इंतजार करते देखकर वे काफ़ी हैरान हुए। स्टोन, एक सदस्यता कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए तुम तीनों को बाहर लाइन में लगना होगा, संडोंगहेम ने स्टोन की तरफ देखते हुए कहा। ये लुयिन के साथ उनकी पिछली चर्चा का नतीजा था। हालांकि कुल 3 सदस्यता कार्ड थे, लेकिन वे उनमें से सिर्फ एक ही चुन सकते थे। किसी एक को चुनना काम नहीं करेगा, क्योंकि बाकी 2 लोग खुश नहीं होंगे। इसलिए वे किसी एक को नहीं चुनेंगे, तीनों ही लाइन में लगेंगे। उन तीनों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नियम समझते हैं, हम बाहर लाइन में लगेंगे। तो चलो अंदर चलते हैं, संडोंगहेम ने उसे रेस्तरां में ले जाने से पहले कहा। लुयिन ने सिर हिलाया और संडोंगहेम के साथ अंदर चला गया। चलते समय संडोंगहेम ने जानबूझकर अपना मोबाइल फोन थोड़ा घुमा लिया। कैमरा लाइन में लगे लोगों पर घूम रहा था। बहुत से लोग संडोंगहेम को देख रहे थे, उनमें से कुछ तो उसके बारे में बात भी कर रहे थे। देखा, वह यहाँ का वीआईपी है। इससे संडोंगहेम को इतना गर्व हुआ कि उसने अपनी ठुड्डी ऊपर कर ली। सामने के दरवाजे की ओर चलते समय संडोंगहेम ने फ़ोन का कैमरा एक तरफ लगे साइन बोर्ड पर घुमा दिया। देखो, ये रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड है। इस पर सारे नियम और कीमतें लिखी हुई हैं। व्यावसायिक समय सुबह 7:00-8:00 बजे, दोपहर 12:00-13:00 बजे, रात 18:00-19:00 बजे। जरूरी नहीं कि यह हर दिन खुला हो। कृपया गैर व्यावसायिक घंटों के दौरान परेशान न करें। भोजन, अंडा फ्राइड राइस 300 युआन प्रति सर्विंग, नूडल सूप 300 युआन प्रति सर्विंग, अन्य मुख्य भोजन 300 युआन प्रति सर्विंग और 1 कप गाय या बकरी के दूध के लिए 100 युआन। वीआईपी सदस्य, प्रति सदस्यता कार्ड 10 मिलियन युआन। कार्ड का उपयोग केवल एक व्यक्ति 15/20 द्वारा किया जा सकता है। वीआईपी सदस्य बॉस द्वारा बनाए गए व्यंजन खा सकते हैं 400 युआन प्रति मीट डिश और 200 युआन प्रति सब्जी डिश। संडोंगहेम ने साइन बोर्ड पर नजर डाली, अंदर ही अंदर बेहद खुश महसूस कर रहा था। भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। संडोंगहेम को याद आया कि जब उसने 2 दिन पहले साइन बोर्ड देखा था तो उसमें लिखा था कि पहले 10 कार्ड की कीमत 1 मिलियन थी और 11वां कार्ड बिक्री पर था। अब ये सीधे तौर पर कहा गया था कि प्रत्येक कार्ड की कीमत 10 मिलियन थी। संडोंगहेम को अपने दिल की गहराई में उत्साह और गर्व महसूस हुआ। लुयिन ने जब ये देखा तो वह थोड़ी हैरान हुई। खुलने का समय, व्यंजनों की कीमतें और सदस्यता कार्ड सभी लुयिन की उम्मीदों से बढ़कर थे। सभी उपस्थित लोग वास्तव में आश्चर्यचकित थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर घूर रहे थे। वे सभी टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। यह क्या है? ये दिन में केवल 3 घंटे के लिए खुलता है। अविश्वसनीय, मैंने ऐसा रेस्टोरेंट पहली बार देखा है। अंडे के तले हुए चावल की कीमत 300 है। लानत है, वे लोगों को लूट रहे हैं। मैं उच्च समाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। 15 सदस्यता कार्ड बेचे गए हैं। यह एक अतिशयोक्ति है, मुझे विश्वास नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। हालांकि लाइव प्रसारण देखने वाले 300,000 प्रशंसक थे, ऐसा लग रहा था कि टिप्पणी करने वाले 10 लाख लोग थे। स्क्रीन लगभग टिप्पणियों से भर गई थी। चलो अंदर चलते हैं। साइन बोर्ड पढ़ने के बाद संडोंगहेम लुयिन को खुशी खुशी रेस्टोरेंट में ले गया। ये रेस्टोरेंट पारिवारिक शैली का है। ये शानदार है।
यहाँ सफ़ेद डाइनिंग टेबल सामान्य ग्राहकों के लिए हैं और दीवार के पास दाईं ओर और बाईं ओर की टेबल वीआईपी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। अरे, यहाँ वाइन कैबिनेट क्यों है? क्या अब वाइन की आपूर्ति है? इस समय सामान्य ग्राहकों के लिए उपलब्ध डाइनिंग टेबल सभी भरी हुई थीं। वीआईपी सदस्यों के लिए आरक्षित टेबल के आसपास केवल झाओ फैंग, लियांग मेंकी, यू किंग और झाओ दाहू थे। चलो यहाँ बैठते हैं। वीआईपी क्षेत्र के बीच में टेबल पर बैठने से पहले सन डोंगहेंग ने लुयिन से कहा। भाई फैंग, बॉस कहाँ हैं? सन डोंगहेंग ने मोबाइल फोन टेबल पर रखा, कैमरे का कोण अपनी और लुयिन की ओर समायोजित किया और फिर झाओ फैंग से पूछा। वह बाहर खेल रहा है, वह जल्द ही वापस आ रहा है, झाओ फैंग ने जवाब दिया। ओह, यहाँ वाइन कैबिनेट क्यों है? क्या बॉस ने इसे यहाँ प्रदर्शित करने के लिए खरीदा है या ये बिक्री के लिए है? सन डोंगहेंग ने उत्सुकता से पूछा। उसने इसे नहीं खरीदा, झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया। तो ये कहाँ से आया? इससे लियांग मेंकी को थोड़ी जिज्ञासा हुई। ये है, झाओ फैंग ने सच बताने से पहले एक पल सोचा। चेयरमैन लियू ने इसे दिया था। चेयरमैन लियू, सन डोंगहेंग ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि यह नाम थोड़ा जाना पहचाना था, लेकिन लियू उपनाम वाले कई लोग थे। वह नहीं जानता था कि यह कौन है, इसलिए उसने पूछा, कौन चेयरमैन लियू? झाओ दाहू ने भी जिज्ञासा से झाओ फैंग को देखा। सभी की उत्सुक निगाहों के नीचे झाओ फैंग ने उन्हें धीरे धीरे एक नाम बताया। लियू किंग फैंग, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सन डोंगहेंग का अचानक अपनी ही लार से गला घुट गया। लियू किंग फैंग नाम ने सन डोंगहेंग के कानों में बिजली की गर्जना की तरह गूंज पैदा कर दी। उसने सन मिंग को 5 बार से कम नहीं इस नाम का जिक्र करते सुना था। हालांकि जब भी सन मिंग ने ये नाम लिया, उसने उसे विनम्रता से मिस्टर लियू कहकर पुकारा। क्या ये प्रसिद्ध चीनी उद्यमी लियू किंग फैंग है? लियांग मेंकी, जो अचंभित दिख रही थी, ने पूछा। हालांकि वह सिंगापुर में थी, लेकिन उसके परिवार के सभी सदस्य व्यवसायी थे, इसलिए वह चीन के प्रभावशाली व्यवसायियों के बारे में भी सब जानती थी। लियांग मेंकी ने लियू किंग फैंग का नाम कई बार सुना था। जब झाओ दाहू ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। हालांकि यू किंग ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि लियू किंग फैंग शक्तिशाली था, फिर भी उसके और सबसे अमीर आदमी के बीच एक अंतर था, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय उद्यम मालिकों के बीच भी। कई लोग जो व्यापारिक मंडली में नहीं थे, वे अभी भी उसे नहीं जानते थे। यहाँ तक कि लिंजू, जो खिड़की के पास वीआईपी टेबल पर अकेली बैठी थी, दंग रह गई। उसने अपना सिर घुमाया और झाओ फैंग को देखा। आखिरकार लियू किंग फैंग का व्यवसाय उसके पिता के व्यवसाय से सैकड़ों गुना अधिक मजबूत था। हाँ, ये वही है। झाओ फैंग ने लियांग मेंकी को देखा और सिर हिलाया। हे भगवान, चेयरमैन लियू, झाओ दाहू ने आश्चर्य से कहा। यह एक बड़ा शख्स है। हाँ, मैंने सिंगापुर में अपने परिवार को कई बार उसका जिक्र करते सुना है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच अभी भी किसी तरह का व्यापारिक सहयोग है। अरे रुको, झाओ फैंग, तुम्हारा मतलब है चेयरमैन लियू ने ये शराब हमारे बॉस को दी? लियांग मेंकी ने झाओ फैंग से आंखें खोलकर पूछा।